हेलो एवरीवन। आज हम ब्रोंकोस्पाज्म और लैरिंजोस्पाज्म के बीच का डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी देखेंगे कि ट्रैकिया जब बाइफरकेट करता है तो उसको मेन ब्रोंकाई बोलते हैं। वो फर्दर डिवाइड करता है तो सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर ये सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई फर्दर टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड करते हैं। यहाँ से ब्रोंकाई से फिर फर्दर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, जो 3 पार्ट में होते हैं। पहले कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो डिवाइड करके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, और फर्दर जहाँ गैस एक्सचेंज होता है और एल्वेलाई मिलके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं। इसी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वेलर डक्ट के थ्रू एल्वेलर सैक होता है, जहाँ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज होता है। ट्रैकिया हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, सी शेप्स जो होते हैं, इसलिए उसको टच करने पे हार्ड लगता है। वो जब ब्रोंकाई में बाइफरकेट होता है तो वो हाइलिन कार्टिलेज प्लेट्स के बने होते हैं। कार्टिलेज इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस समय हमारे एयरवे को कोलैप्स नहीं होने देता है। और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कार्टिलेज का अमाउंट जैसे जैसे ट्रैकिया के नीचे ब्रोंकस तक पहुँचते हैं, ब्रोंक्यूल्स तक, तो कार्टिलेज का अमाउंट घटता है, स्मूथ मसल्स का बढ़ता है। अब ब्रोंकोस्पैज्म समझने में आसानी होगी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो अभी हम बता रहे थे एनाटॉमी में, जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके कारण एयरवे नैरो हो जाता है। फोटो में देख सकते हैं। और जैसे ही एयरवे नैरो होगा तब हमें मरीज़ कंप्लेन करता है वीजिंग, कफिंग या सांस फूलने में, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का कंप्लेन पेशेंट्स करते हैं, क्योंकि एयरवे नैरो होता है, उनका वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है। लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वो हम लोग अपने बॉडी में भी एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक पे टच करके फील कर सकते हैं। सांस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ट्रैकिया में जाने से पहले लैरिंग्स के थ्रू ही हवा जाता है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? जो आवाज़ है वो लैरिंग्स का ही पार्ट है। वोकल कॉर्ड के ही मूवमेंट्स के कारण फोनिशन या आवाज़ आती है। कफिंग जो करते हैं वो भी लैरिंग्स के ही जगह पे कफ रिफ्लेक्स, मैंने पहले के वीडियो में बनाया हुआ है कि कफ रिफ्लेक्स क्यों होता है। और तीसरा, जो वोकल कॉर्ड के नीचे हमारा पूरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम, एस्पिरेशन से बचाने का काम भी यही लैरिंग्स करता है। लैरिंग्स भी मसल्स का बना है, जिसमें 2 ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल मसल्स और इंटरनल मसल्स। एक्सटर्नल मसल्स जो हैं वो लैरिंग्स एज ए ऑर्गन को एलिवेट और डिप्रेस में मदद करता है जब हम खाना घोटते हैं स्वेलोइंग के समय। और इंटरनल मसल्स जो हैं वो हमारा ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने और आवाज़ फोनेशन में मदद करता है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मसल्स, लैरिंग्स मसल्स की बात हो रही है, ये सब स्केलेटल मसल्स है, जबकि ब्रोंक्यूल्स में स्मूथ मसल्स थे। तो जो लैरिंजोस्पैज्म है वो स्केलेटल मसल्स के इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस के कारण होता है। लैरिंजोस्पैज्म होने पे लैरिंजियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण वोकल कॉर्ड एक दूसरे से के नज़दीक आ जाते हैं और हमारा सांस का रास्ता बंद हो जाता है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है, क्योंकि एयर एंट्री नहीं मिलेगा और डायफ्राम फंक्शन करता रहता है,
जिसके कारण लैरिंग वोकल कॉर्ड के नीचे और डायफ्राम के बीच में मतलब थोरैसिक कैविटी में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने लगता है और वर्स्ट केस में नेगेटिव प्रेशर पुल्मोनरी इडीमा भी हो सकता है। जबकि ब्रोंकोस्पाज्म में हमारा ब्रोंक्यूल्स जो जिसका मेन कंपोनेंट स्मूथ मसल है वो इन्वॉल्व होता है। दोनों एज ए स्पाज्म खतरनाक है क्योंकि हमारा आवाज़ या सांस लेने की क्षमता कम होने लगती है, लेकिन दोनों का इलाज डिफरेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रोंकोस्पाज्म में ब्रोंकोडायलेटर जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है उसकी ज़रूरत होती है, जैसे सैल्बुटामॉल जो हम नेबुलाइजेशन करते हैं वो इसी सैल्बुटामॉल से करते हैं यूजुअली अस्थमा के समय जिसमें इस तरह का सिचुएशन आता है। जबकि लैरिंजोस्पाज्म में चूँकि ये स्केलेटल मसल्स हैं तो पहले तो हम लोग पॉजिटिव प्रेशर दे के कोशिश करते हैं कि वोकल कॉर्ड एक दूसरे से सेपरेट हो। अगर नहीं होता है तो हमें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो हमारा सक्सिनाइल कोलिन है इसे यूज करना करता है। ये नेबुलाइजेशन से कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे केस में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो सक्सिनाइल कोलिन है यूज करना चाहिए। आशा करते हैं आपको ब्रोंकोस्पाज्म और लैरिंजोस्पाज्म का डिफरेंस समझ में आया होगा और उसके इलाज में भी डिफरेंस समझ में आया होगा, ताकि मरीज़ पे एक्शन लेते समय ट्रीटमेंट करते समय उसका ख्याल रख सकें। थैंक यू।